The Phantom's Tale, presented. नमस्ते सर, मेरा नाम सौरभ है। नमक एंड नॉइज़ रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? टेबल पर एक भारी भरकम आदमी बैठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी पीठ की तरफ टेढ़ी आंखों से देखता रहा, मानो पहले से ही हमारे बेकार और नमक भरे खाने का मज़ा ले रहा हो। मैं मुस्कुराकर शांत खड़ा रहा जब तक वो मेनू को घूरता रहा। कॉम्बो में क्या क्या आता है? उसने कहा। सर, हमारे कॉम्बो में एक मुख्य डिश, आपकी पसंद की एक साइड डिश और एक ताज़ा फाउंटेन ड्रिंक शामिल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो आदमी अब भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। होंठ चटकाते हुए बोला, मुझे 3 कॉम्बो चाहिए। ठीक है सर, मुख्य डिश क्या लेंगे? एक में पनीर बटर मसाला, एक में मलाई कोफ्ता और एक में भिंडी सांभर देना। बहुत अच्छे विकल्प हैं सर। और ड्रिंक्स के लिए 2 कोक, 1 स्प्राइट, तीनों बड़े साइज में। और हाँ, स्वीट चिली सॉस के 5 पैकेट देना। मैं कोशिश करूँगा सर, लेकिन क्या लिखा है यहाँ? सॉस के लिए 10 रुपये चार्ज कर रहे हो? जी सर, सॉस पैकेट अगर मुख्य डिश के साथ ना हो तो उन पर हल्का शुल्क लगता है। ये नीति कुछ समय से लागू है। मैं सॉस के लिए 10 रुपये नहीं देने वाला। अब वह सीधा मेरी तरफ देख रहा था। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। तभी एक पतला लड़का दौड़ता हुआ आया और मेरी कलाई पर थप्पड़ मारकर बोला, हाय सौरभ, मैंने देखा तुमने दस्ताने नहीं पहने हैं। मैंने तुम्हें पहले भी पैसे निकालने के लिए दस्ताने नहीं चाहिए होते। मैंने गुस्से से कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो पहन सकता हूं, लेकिन मुझे दस्ताने नहीं चाहिए। तभी बाहर से किसी महिला ने चिल्लाकर कहा, लाइन में मत घुसो। हटो बुढ़िया, कोई बोला। फिर एकदम से उस आदमी ने कहा, तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं खाने के साथ सॉस के पैसे नहीं दूंगा। और तुमने मुझे ठीक से सुना कि नहीं? सौरभ, सब ठीक है ना? परेश, मेरा बॉस, ऑफिस से तेजी से निकलते हुए बोला। ये साहब सॉस के लिए पैसे नहीं देना चाहते। मैंने कहा, अगर वो खाने के साथ दे रहे हो तो पैसे क्यों देने पड़े? उस आदमी ने बहस की। सर, अगर आपको असुविधा हुई है तो माफ कीजिए, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार सॉस चार्ज नहीं करेंगे। फिर दूसरे टेबल पर बैठी एक महिला ग्राहक से मैंने पूछा, आप असल में क्या खाना चाहती थीं? चिकन फिंगर्स मैं चाहती थी। उसने कहा, अरे जल्दी करो भाई। मैं किचन की ओर चिल्लाया। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। मैंने उस महिला को एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा, शायद आज की सबसे ईमानदार मुस्कान। थोड़ी देर के लिए जब मैं उसका ऑर्डर दे रहा था, मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो जादुई समय नज़दीक आ रहा था जब मैं घर जा सकता था। जैसे ही मैंने काउंटर छोड़ा, कोट उठाया और चलने लगा। मेरे चेहरे पर हल्की सी राहत की मुस्कान थी। लेकिन तभी परेश पास आया और बोला, अरे सौरभ, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? सुनते ही वो मुस्कान गायब हो गई। परेश का ऑफिस रेस्टोरेंट के कोने में एक छोटी सी जगह में था, जो शायद पहले किसी स्टोर रूम के लिए बनाई गई थी। उसकी कुर्सी दीवार से सटी हुई थी और मैं दरवाजे पर रुका हुआ था। हमारे बीच मुश्किल से 1 फुट की दूरी थी। परेश जमीन को देख रहा था, होंठ दबाए हुए, और एक गहरी सांस ली। मैं अपने पीठ से दरवाजे के हैंडल को हटाने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैं पसंद करता, लेकिन अब तक के सभी बॉसों में वो सबसे बुरा भी नहीं था। देखो, मैंने बोलना शुरू किया, आज की बात तुम्हें समझना होगा। कभी कभी शरीर
लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। छोड़ो सौरभ, बात वहीं खत्म हो गई। दोबारा उस पर सोचने की जरूरत नहीं। अब भी उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। ओह, मैंने हल्के से कहा, तो फिर मैं यहां क्यों हूं? वो कुछ सेकंड रुका, फिर सीधा आगे देखते हुए बोला, रमन ने नौकरी छोड़ दी। ओह, अच्छा है उसके लिए। आखिरकार उसने मेरी ओर देखा, थोड़े गंभीर चेहरे से। वो 2 शिफ्ट मैनेजरों में से एक था जो रात की ड्यूटी कर सकता था, और देव के पास पहले से ही बहुत ज्यादा घंटे हो चुके हैं। उसने फिर से नजरें झुका लीं और लंबी सांस ली। सौरभ, क्या तुम प्रमोशन चाहोगे? मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। क्या? मैंने धीरे से पूछा। यहां जितने भी लोग हैं तुम सबसे अनुभवी हो, और मुझे कल रात के लिए किसी की जरूरत है, तो अब मैं जिम्मेदार बनूंगा? मैंने पूछा। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो सौरभ? परेश ने जवाब दिया। मैं मुस्कुराया। परेश ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। पहले सबसे जरूरी काम। उसने अपनी मेज से एक कागज का टुकड़ा उठाकर मुझे थमाया। रात की शिफ्ट दिन की शिफ्ट से थोड़ी अलग होती है। इसमें कुछ खास नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे पता है, इनमें से कुछ नियम तुम्हें बेवकूफ़ी भरे लग सकते हैं सौरभ, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, इस लिस्ट की हर एक बात का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि बाकी कर्मचारी भी इनका पालन करें, क्योंकि अब तुम बॉस होगे। मैं पेज के नीचे अपना और अब्दुल का नंबर लिख रहा हूं। अगर कुछ समझ ना आए या कुछ अजीब हो जाए तो हमें तुरंत कॉल करना। तुम ये कर सकते हो सौरभ? मैंने पहले लिस्ट की तरफ देखा, फिर परेश की आंखों में। फिर मैंने वही तरकीब अपनाई जो मेरे प्यारे भाई ने मुझे सिखाई थी। फास्ट फूड की दुनिया में सबसे कीमती, सबसे मासूम, सबसे प्यारी मुस्कान। समझ गया, मैंने कहा। अगली शाम मैंने अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के छोटे अंधेरे पार्किंग लॉट में पार्क की और अपनी नई काली वर्दी पहनकर अंदर चला गया। शाम की शिफ्ट का मैनेजर जस्सी वहां था, जिसने बिना कोई भाव दिखाए मेरा स्वागत किया। उसकी थकी हुई आंखों के नीचे के काले घेरे उसकी हालत खुद बयां कर रहे थे। वो बोला, परेश ने पूछा था, क्या तुमने रात की शिफ्ट के नियम पढ़े? नहीं, मैंने सीधे जवाब दिया। सच कहूं तो पहले भी जब मुझे एक सिक्योरिटी जॉब मिली थी, तब भी मुझे नियमों की एक लंबी लिस्ट दी गई थी। वो लिस्ट मैं खो बैठा था, और जब एक दिन टॉयलेट पेपर की सख्त जरूरत पड़ी तो वही लिस्ट मेरी जेब से मुड़ी तुड़ी निकल आई। तब से मैंने तय किया, नियमों की लिस्ट का सबसे अच्छा उपयोग वही है। जस्सी ने कंधे उचकाए और अपना कोट उठाया। ठीक है, मैं निकलता हूं। बस कोशिश करना कि इस जगह को उड़ा ना दो सौरभ। रात के ऑर्डर ड्राइव थ्रू हेडसेट से ले जाते थे। रात 11:03 पर ड्राइव थ्रू हेडसेट की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने माइक ऑन किया और एक मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। गुड इवनिंग और नमक एंड नॉइस में आपका स्वागत है। मैं अचानक हंसने लगा। बाकी कर्मचारी मुझे हैरानी से घूर रहे थे। हाय, उस पार से किसी ने कहा, क्या मुझे नंबर 13 मिल सकता है? बड़ा साइज। मैं स्टाफ के एक साथी की तरफ मुड़ा और कहा, नंबर 13 क्या होता है? उसने कहा, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था।
क्या किसी के पास मेन्यू है? मैंने कहा। वही दुबला पतला लड़का जिसने पिछले दिन मुझे दस्ताने पहनने को लेकर परेशान किया था, दौड़ते हुए काउंटर पर आया और मेन्यू बोर्ड को घूरने लगा। ओह सौरभ, मुझे नहीं लगता कि हमारे मेन्यू में 13 नंबर की कोई चीज़ है। नहीं, मैंने माइक पर फिर से बात की। सर, हमारे पास 13 नंबर का कोई आइटम नहीं है। क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? लेकिन मुझे मेन्यू में साफ दिख रहा है। उस आदमी ने जोर देकर कहा। सर, वो आइटम खत्म हो गया है। कुछ पल सन्नाटा छा गया। तभी स्टाफ की एक लाल बालों वाली लड़की ने ड्राइव थ्रू की खिड़की खोली और बाहर झांका। मुझे लगता है वो चला गया, उसने कहा। खैर, एक चिंता कम हुई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात 11:37 पर। ठीक है, अब सच में, अगर मैं तुम लोगों के नाम नहीं जानता तो ये सब थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो बताओ, तुम्हारे नाम क्या हैं? काजल, लाल बालों वाली लड़की ने कहा। वो तन्मय है। दुबले पतले लड़के ने मुस्कुराकर तन्मय की तरफ इशारा किया। मेरा नाम नितेश है, गोल मटोल आदमी ने बर्गर पलटते हुए कहा। वाह, मैंने हंसते हुए कहा। तो आप सब में से कौन पहले रात की शिफ्ट में काम कर चुका है? सब चुप रहे, सिवाय उस दुबले पतले लड़के के जो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। ठीक है, तो चलो अब ये तय कर लेते हैं, कोई भी परेश को कुछ नहीं बताएगा और हम सब। तभी सामने का दरवाजा खुला और घंटी बज उठी। अरे यार, सच में? क्या किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया? परेश ने कभी ऐसा करने को कहा ही नहीं। काजल ने जवाब दिया। रुको, हम दरवाजा बंद करते हैं। मुझे तो लगा हम 24 घंटे खुले रहते हैं, दुबले लड़के ने कहा। नहीं, सिर्फ ड्राइव थ्रू चलता है रात में, नितेश ने बीच में कहा। तभी रेस्टोरेंट के सामने से एक अजीब सी लड़की एक बूढ़ी औरत को गोद में लिए दौड़ती हुई आई। उसकी हील्स जमीन से टकरा रही थीं। वह सीधी काउंटर की तरफ आई और मुस्कुराई। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने कहा, मैं संभाल लेता हूं। मैं उसके पास गया। वह अब भी अपनी दादी को गोद में लिए हुए खड़ी थी। हाय, उसने कहा, मैं लेना चाहूंगी। माफ कीजिए मैडम, मैंने शालीनता से बात काटते हुए कहा। हमारा अंदर का रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद हो जाता है। मेरा स्टाफ दरवाज़ा बंद करना भूल गया था, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्राइव थ्रू विंडो तक खुद चलकर आ सकती हैं, नीचे बैठ सकती हैं और हाथ ऐसे फैला सकती हैं जैसे आप एक अदृश्य छोटी कार चला रही हों। और फिर हम आपके और आपकी काल्पनिक गाड़ी को हाई कोलेस्ट्रॉल वाला स्वादिष्ट खाना बड़ी खुशी से परोस देंगे। वो एक पल के लिए चुप रही। दादी अब भी उसकी गोद में थी। मुझे नहीं लगा कि उसने पलक भी झपकाई हो। फिर उसने फिर से कहा, इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। हाय, मैं लेना चाहूंगी। माफ कीजिए मैडम, मैंने बात काटते हुए कहा। जैसा कि मैंने अभी बताया, सोना स्पेशल, उसने मेरी जगह बोल दिया। एक्स्ट्रा रेयर अगर हो सके तो। मैंने उसे हैरानी से देखा। अब क्या चाहिए आपको? सोना स्पेशल, उसने दोहराया। उसके होंठ और चौड़े हो गए। एक्स्ट्रा रेयर। देखिए, सबसे पहले मुझे नहीं पता ये क्या है। दूसरी बात, आप रेयर चाहती हैं? सच में? मैडम, शायद आपको कभी ये दिखाने का मौका नहीं मिला कि खाना कहाँ से आता है, लेकिन यकीन मानिए, मेरे बॉस हेल्थ इंस्पेक्टर को टिप देते हैं। और तीसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है।
अंदर कोई सर्विस नहीं मिल रही। तो अलविदा। मैंने सोचा वो नाराज़ होगी, शायद ज़ोर से कुछ बोलेगी, मैनेजर को बुलाएगी, और तब मैं पूरे अधिकार के साथ उसे बता दूंगा कि अब मैं मैनेजर हूं। उसे बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये वो सपना था जो मैंने कई बार देखा था। मैं सच में हैरान हूं कि कभी इसे पूरा नहीं किया। लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने बस धीरे से सिर झुकाया, पहले थोड़ा, फिर और थोड़ा, और फिर झुकते झुकते उसका सिर सीधा 90 डिग्री बगल की तरफ लटक गया। मुझे अभी स्पेशल चाहिए, जल्दी है, उसने बहुत शांति से कहा। मैंने बाकी स्टाफ की तरफ देखा, सब हैरानी से देख रहे थे। फिर से उस औरत की तरफ देखा। ठीक है, मैंने थकी आवाज में कहा। मैं सिर्फ ये बात साफ कर दूं कि लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। एक पल में उसकी मुस्कान गायब। वो गुर्राई, काउंटर पर झपटी और मेरी वर्दी पकड़कर मुझे अंदर की ओर खींचने लगी, जैसे मैं उसका निवाला हूं। हे भगवान, मैं चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड! काजल चीख पड़ी, मदद करो, ये औरत पागल हो गई है। मैं चिल्लाया। उसकी उंगलियां अब मेरे चेहरे पर पंजे मार रही थीं। तन्मय, पोछा ले आ, पोछा, अभी। उसने मेरी बाह पर काट खाया। मैं जोर से चीखा। तन्मय पीछे हटा, लगभग नितेश से टकरा गया, जो रसोई से दौड़ता हुआ आया था। नितेश मेरे पास पहुंचा और उसकी बाहों को पकड़कर खींचने लगा। हे भगवान, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम मुझे बता रहे हो? मैंने चीखते हुए कहा। तन्मय वापस भागा, पोछा छाती से चिपकाए हुए। ठीक है, क्या करूं मैं? मारो उसे। तन्मय, बस वहां खड़े मत रहो, कुछ करो। क्या? लेकिन क्या मैं उसे मार सकता हूं? हे भगवान! तन्मय, मारो उस औरत को। वह फिर से गुर्राई। इस बार उसके मुंह से निकली लार मेरे चेहरे पर आ गिरी। इसी बीच तन्मय दौड़कर आया और उसने वो डंडे वाला पोछा उसकी पीठ पर दे मारा। लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा नहीं तो हमने फिर मारा, और फिर और फिर और फिर। आखिर में काजल दौड़ी आई और सीधा उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुझे झटका लगा और मैं उसके शिकंजे से आजाद हो गया। मारते रहो, मैंने चिल्लाया। हम सब जैसे किसी एक टीम में बदल गए थे। इतनी जबरदस्त टीम वर्क कि शायद हमारी फ्रेंचाइजी के मालिक भी हमें अवार्ड दे दें। हमने उस डरावनी पागल औरत को खींचकर पूरे कमरे से घसीटते हुए बाहर फेंक दिया, दरवाजा बंद किया और संतोषजनक क्लिक के साथ लॉक भी कर दिया। अब वो राक्षसी औरत बाहर कांच पर घूंसे बरसा रही थी, थूक रही थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो चिल्लाई। मुझे मेरा स्पेशल चाहिए, और वो भी अभी। तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, मैंने जवाब दिया। सौरभ, नितेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सौरभ, शायद उसे भड़काना बंद करो। क्या वो कांच टिकेगा? काजल ने पूछा, बाहर लगातार हो रही धम्म धम्म को सुनते हुए। अभी? मैंने बाहर झांक कर देखा। ओह, उम्मीद तो है। क्या मुझे पुलिस बुलानी चाहिए? दुबला पतला लड़का बोला। नहीं, मैंने कहा। मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर में बोर हो जाएगी। क्या? क्यों नहीं बुला रहे? जब तक मैं यहां प्रभारी हूं, पुलिस नहीं। ये मेरे नियमों में से एक है। इस पर सवाल मत करो।
रात के 12:30 पर हम पुलिस को क्यों नहीं बुला सकते? काजल ने दोबारा पूछा। कहा ना, इस पर सवाल मत उठाओ काजल। भाई, वो औरत अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जानवर की तरह टूट पड़ी थी। तुम कैसे? कोई सवाल नहीं, मैं मैनेजर हूं। लेकिन वो अब भी बाहर। नितेश की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। मैंने दरवाजे से बाहर देखा। वो औरत वहां नहीं थी। देखा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अपने आप सुलझ गया। पुलिस की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सब लोग, वापस काम पर लगो। मैं काउंटर संभालता हूं। मैंने मजे से सोडा उठाते हुए कहा। काजल फिर से ड्राइव थ्रू विंडो के नीचे सरक गई, फोन उठाया और स्क्रॉल करने लगी। नितेश कुछ कर रहा था। मुझे यकीन है कि वो जरूरी था। और वो दुबला पतला लड़का अब चुपचाप मेरे पीछे घूम रहा था। ओह सर, तन्मय बोला, ठीक उसी वक्त जब मैंने अपना ड्रिंक भरना शुरू किया। क्या चाहिए तन्मय? मैंने थकते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। इसका तो यही स्टाइल था, उलझा, खोया हुआ। पता नहीं यार, जब बाथरूम साफ कर या कुछ और कर ले, लगता है हमें यही करना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। उसके चेहरे पर जैसे ही मुस्कान फैली, वो फौरन वहां से भाग गया। मैंने फिर एक आह भरी। दोस्तों। काजल की आवाज अचानक तेज हो गई। क्या किसी और का नेटवर्क चला गया है? मैंने फौरन अपना फोन निकाला। मेरा भी सर्वर गायब है क्या? सौरभ, काजल जोर से बोली। नितेश, मेरी और सौरभ की सर्विस गई है। तुम्हारी भी? कुछ नहीं, बस इधर आ जाओ, नितेश बोला। मैं किचन की ओर बढ़ा। काजल भी पीछे पीछे आ गई। नितेश जड़वत खड़ा था। उसकी नजर एक कोने में रखी ग्रिल पर टिकी थी। वह बुदबुदाया। जब हम अंदर आए थे तब यह यहां नहीं थी। क्या? मैंने पूछा। ये ग्रिल, हमारे पास 3 ग्रिल होती हैं सौरभ, लेकिन अब 4 हैं। मैंने पलकें झपकाईं। ठीक है नितेश, तुम मुझसे कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? मैं चुप रहूंगा। लेकिन अगर ये शिल्पा का आइडिया है तो वो पूरी पागल है भाई। नहीं सौरभ, वो सही कह रहा है, काजल ने बीच में कहा। हमारे पास सिर्फ 3 ग्रिल ही थीं। कम से कम मुझे तो यही याद है। तो फिर ये चौथी कहां से आई? मैंने धीमे से कहा। ऐसी चीजें अचानक नहीं हो जाती। नितेश फुसफुसाया। उसी पल ड्राइव थ्रू हेडसेट से कर्कश आवाज आई। अरे काजल, क्या तुम वो ऑर्डर ले सकती हो? मैंने कहा। फिर नितेश की तरफ मुड़कर बोला, भाई इस ग्रिल की जांच कर लो, कहीं ये सच में चालू तो नहीं हो गई। वैसे, काजल ने अचानक पूछा, तन्मय गया कहां? मैंने कुछ सोचा। मैंने उसे आखिरी बार बाथरूम साफ करने भेजा था, शायद 1 घंटा पहले। 1 घंटा? तो शायद अब जाकर देख लेना चाहिए। मैंने थकी हुई सी सांस ली, उठा और वॉशरूम की तरफ गया। तन्मय, हे तन्मय, तुम। मेरे शब्द वहीं रुक गए, गले में अटक गए। हे भगवान, मेरा जबड़ा जमीन तक लटक गया। जो कुछ मैंने देखा उसे मैं बस यूं ही कह सकता हूं। कल्पना कीजिए, आप किसी इंसान को अंदर से बाहर पलट देते हैं, फिर उसे उड़ा देते हैं, और फिर उसके बचे खुचे हिस्सों को नीचे से ऊपर तक दीवार पर बिखेर देते हैं। अगर आपको अभी भी तस्वीर नहीं दिख रही हो,
तो अब जरा यह देखिए, दीवारों पर खून और मस्तिष्क के टुकड़े बिखरे पड़े थे। त्वचा के लचर हिस्से शीशे से चिपके हुए थे। आंतें डायपर स्टेशन के चारों तरफ ऐसे लिपटी थीं जैसे किसी पागल कलाकार ने उन्हें सजावट की तरह टांग दिया हो। कूड़ेदान में इंसानी अंग लटक रहे थे, जैसे कोई नरक से आई क्रिसमस माला। कंकाल के दोनों पैर गायब थे, धड़ उल्टा पड़ा था, सिर नीचे शौचालय के कटोरे में धंसा हुआ, और शीशे पर किसी भारी गीले कपड़े से लिखा गया था, हमें उसे स्पेशल देना चाहिए था। सौरभ, यह क्या है? हे भगवान! काजल मेरे पीछे से चीख पड़ी। काजल, हम क्या करें? हे भगवान, हे भगवान! अरे दोस्तों, क्या? नितेश अंदर आया, लेकिन बोलते बोलते रुक गया। वो चीखा नहीं, कुछ नहीं बोला, बस वहां खड़ा रहा, जैसे उसका शरीर जम गया हो। आंखें खुली हुई थीं, हर टुकड़े को गौर से देख रहा था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। नहीं, मैं जोर से चिल्लाया, कोई पुलिस नहीं, कोई नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? तन्मय तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ब्लेंडर में डाला गया हो, नितेश ने कहा। देखो, मैंने हकलाते हुए कहा। शायद मैंने कहीं पर एक पुलिस वाले को ड्रग्स बेचने की कोशिश की थी, शायद नहीं भी। और फिलहाल मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई और केस खुले। तो नितेश, चलो। मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ऐसा सोचो जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। सुबह की टीम इसे हैंडल कर लेगी। फिर नितेश बोला, मैं फिर भी पुलिस को बुला रहा हूं। नहीं नितेश, नहीं, मत करना, मुझे मत रोकना सौरभ। नितेश, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, और अगर तुम नहीं रुके तो मैं एचआर को एक बहुत ही कड़ा और औपचारिक मेल भेजूंगा। नितेश ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने लैंडलाइन उठाया और नंबर डायल कर दिया। हेलो, मैं कॉल कर रहा हूं, उसने कहना शुरू किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि अगले ही पल मैं उस पर झपटा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। सौरभ, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था नितेश, कॉल मत करना, मैं चिल्लाया। मेरे ऊपर से हटो। नहीं। हेलो, हेलो, क्या ये पुलिस है? काजल, उसको रोक लो, मैंने पीछे मुड़कर चिल्लाया। मैंने फिर से नितेश को जमीन पर गिराया, लेकिन वो झट से उठ गया। इस बार उसने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। वो फोन पर चिल्लाया, उन्हें अभी भेजो। नहीं, मैं रो पड़ा। नहीं, मैंने कहा, हाँ हम। तभी एक ठंडी सी आवाज गूंजी, माफ करना, लेकिन तुमने मेरा नाम कैसे जाना? हम सब सन्न रह गए। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश रोक दी। नितेश भी चिल्लाना बंद कर चुका था, हालांकि उसने मुझे छोड़ा नहीं था। काजल अब भी फोन कान पर लगाए खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे किसी खाने की प्लेट जितनी फैल गई थीं। फिर अचानक बहुत धीरे से उसने फोन नीचे गिरा दिया। ये वही थी, वह फुसफुसाई। उसने मेरा नाम लिया। उसने? मैंने चौंक कर पूछा। वो पागल औरत, वही, यहां। काजल ने कुछ नहीं कहा, बस कांपते हुए सिर हिलाया। अचानक नितेश ने मेरी पकड़ ढीली कर दी। मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बस, बहुत हो गया, वो बड़बड़ाया। सौरभ, परेश को बता देना कि मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, मैं जा रहा हूं। रुको जरा नितेश, मैंने धीरे से कहा। यह सब मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने जोड़ा। बिल्कुल,
काजल ने सहमति में कहा। हम तीनों बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर बढ़े। अरे यार, नितेश बुदबुदाया। किसी को याद है पार्किंग इतनी बड़ी थी? मैंने पूछा। पार्किंग लॉट अंतहीन लग रही थी। भयानक पीली लाइट्स के नीचे कतारें, कतारों में गाड़ियां, या शायद कोई गाड़ी थी ही नहीं। हर लाइन एक जैसी, हर मोड़ एक जैसा, जैसे कोई भूल भुलैया हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी रेस्टोरेंट से निकले ही नहीं। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ जली हुई चीज, कुछ नम दीवारों की सीलन। और फिर मुझे याद आया, मेरी कार कहाँ है? मैं मुड़ा, लेकिन पीछे रेस्टोरेंट का दरवाजा नहीं था। बस एक और कतार, एक और मोड़। नितेश, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहीं नहीं होना चाहिए था। भारी सिर और धुंधली आंखों के साथ जैसे किसी धक्के से मेरी चेतना लौटी। नितेश, नितेश, मैंने किचन से आवाज लगाई। मैं अब रेस्टोरेंट के किचन में था, बिल्कुल अकेला। सारे नल खुले हुए थे, फर्श पर पानी बह रहा था और ओवन से जलने की गंध आ रही थी। लेकिन हम पार्किंग में थे ना, हम वापस अंदर कब आए? मैं बस एक पल को बाहर गया था, नितेश और काजल को बुलाने। लेकिन जब लौटकर अंदर आया, किचन पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी और दुनिया में आ गया हो। मैं हैरान रह गया था। जहां पहले कुछ गिने चुने अप्लायंसेस थे, अब वहां हर कोने में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का अजीब सा ढेर लग चुका था। माइक्रोवेव एक के ऊपर एक रखे थे, फ्रायर अपने आप चालू हो रहे थे, और ग्रिल्स, इतनी सारी ग्रिल्स कि गिनती भी मुश्किल थी। मैंने घबराकर नितेश को आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर गिनना शुरू किया, और तब जो आंकड़े आए, उन्होंने हमारी रूह कंपा दी। 42 माइक्रोवेव, 72 फ्रायर, 102 ग्रिल। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हमने तो पिछली बार सिर्फ 3 ग्रिल गिनी थी, कल 4 हुई थीं, और अब? काजल ने दीवार की घड़ी की तरफ देखा। 2:46 कुछ भी सामान्य नहीं था, शायद कभी था ही नहीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मशीनी जंगल में घूम रहा हूं, एक ऐसा जंगल जो सांस ले रहा हो, और वहां उस गर्म गंध में मुझे पकते मांस की महक आ रही थी। और मैं सच में नहीं जानना चाहता था कि वो किस चीज का मांस था। तभी नितेश चीखा। हम मुड़े, उसके हाथ से खून टपक रहा था। शायद किसी ग्रिल के कोने से कट लग गया, वो बुदबुदाया। या फिर वो चीज जो अभी अभी हिली थी। हमने नितेश के कटे हुए हाथ पर हैमबर्गर की रैपिंग से पट्टी बांधी। रैपिंग अब भी चटनी से भीगी थी, और वो चटनी अब खून से मिलकर एक अजीब गाढ़े रंग में बदल चुकी थी। नितेश के अनुसार कुछ उपकरण अपने आप चालू हो गए थे। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा समाज बना लिया था, एक प्राचीन मगर परेशान करने वाला स्वयं संगठित रसोई समाज। और उन्हें मानव मांस से कोई परहेज नहीं था। सच कहूं तो मैं माइक्रोवेव कम्युनिटी को पूरी तरह दोष नहीं दे सकता। हम भी तो जानवर खाते हैं, तो वे भी हमें क्यों ना खाएं। फिर भी हमने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे को ब्लॉक करना शुरू किया। उसके सामने ऊंची कुर्सियां खड़ी कर दी। काजल ने हर पोछे को नुकीले हथियारों में बदल दिया, और नितेश ने किसी तरह एक फ्रायर चुरा लिया। अब हमारे पास गरम तेल भी था। हथियार नंबर 2, हमने आइसक्रीम मशीन को घसीटकर ड्राइव थ्रू खिड़की के सामने लगा दिया, क्योंकि अब सुरक्षा हर चीज से ज्यादा जरूरी थी।
लेकिन फिर पहला ग्राहक आया। वो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था, कांच के पार हमें घूरता हुआ, बिना आंखों के। उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक खाली चिकनी जगह, जैसे किसी ने पूरी पहचान घिस कर मिटा दी हो। हम दोनों, काजल और मैं, घबरा गए। उसके आते ही हम बुझे हुए फ्रीजर के पीछे दुबक गए, सांस तक रोक ली। वो अब भी दरवाजे के बाहर खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था, कुछ कह भी नहीं रहा था, बस देख रहा था, या शायद महसूस कर रहा था हमारी मौजूदगी को। लेकिन हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न हलचल, न आवाज, जैसे हम वहां थे ही नहीं। मैंने कहा, अगर मुंह ही नहीं है तो खाना भी क्यों खाओगे? उसके बाद हमने फैसला किया कि अब से रेस्टोरेंट बंद है। हमने जैसे ही ये कहा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर एक टिक, फिर दो, और फिर एक आवाज, मशीनों से। हाँ, मशीनें बोलने लगी थीं। हम भौंचक के रह गए। फ्रायर की लाल बत्ती टिमटिमाई और उसने एकदम सपाट आवाज में पूछा, तुम्हारे होने का मकसद क्या है? काजल का मुंह खुला रह गया। मैंने महसूस किया मेरे हाथ कांप रहे थे। ये अब रेस्टोरेंट नहीं था, ये एक परीक्षण था। और हम सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, हम जवाब थे किसी अनजाने सवाल का। तुम्हारे होने का मकसद क्या है? फ्रायर के उस सवाल के बाद हम तीनों जैसे बेजान हो गए थे। कहीं कुछ और भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस मशीनों की सांस जैसी गूंज। हम किसी तरह पीछे हटे और स्टोर रूम में जाकर छिप गए। तिलचट्टे और चूहे मिलकर सोडा फाउंटेन के आसपास मंडराने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उसे घेर लिया और फाउंटेन से मीठे सोडे की जगह अब गाढ़ा, चिपचिपा तरल रिस रहा था। कुछ ऐसा जो सांस ले रहा था। हम स्टोर रूम में दुबके हुए, सांसें रोके, बस सुबह होने का इंतजार करने लगे, जैसे उजाला ही हमें इस जगह से बचा सके। लेकिन सुबह 4:13 पर काजल के कंधे पर किसी ने थपकी दी। हम चौंक कर पीछे मुड़े। तन्मय एकदम हमारे सामने खड़ा था। वो जिंदा था, लेकिन कुछ तो अलग था उसमें। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी। चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे कोई भावना ही नहीं बची। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, फिर भी वो कुछ बुदबुदाया। मैं समझ चुका हूं, अब मुझे उद्देश्य मिल गया है। उसकी आवाज मशीनों जैसी थी, सपाट, ठंडी और एकदम मानव विरोधी। ऐसी आवाज जो इंसान के जहन में नहीं, उसकी रीढ़ में गूंजती है। फिर अचानक दीवारों पर हलचल हुई। परछाइयां, पहले तो धुंधली सी, जैसे रोशनी के साथ खेलती हों, लेकिन धीरे धीरे वो आकार लेने लगीं। लंबे लंबे चेहरे, झुकी हुई रीढ़। उनकी आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लगता था कि वो हमें घूर रही हैं। और वो छत पर ऐसे रेंग रही थीं जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही ना हो। हमने चीखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तन्मय, वो बिल्कुल शांत था। वो आगे बढ़ा और उसने एक भयानक ठंडे स्वर में कहा, उनसे बात मत करो, ये नियम है। जो जवाब देगा वो नहीं बचेगा। सच कहूं तो
ये तरकीब वाकई काम कर गई। वे परछाइयां पास आईं, हमें सूंघा, पर कुछ न कहकर आगे बढ़ गईं। कुछ देर तक हमने राहत की सांस ली। काश वो वहीं रुकती, लेकिन उन्होंने लौटना शुरू किया। इस बार उन्होंने तन्मय को नहीं छोड़ा। उनमें से एक उसकी गर्दन के करीब आई और तब पहली बार तन्मय डगमगाया। उसकी मशीनों जैसी आवाज में खड़खड़ाहट आ गई। प्रोटोकॉल विफल, संघर्ष अस्वीकार्य, और फिर उसकी त्वचा छिलने लगी, जैसे किसी पुराने इंस्ट्रक्शन मैनुअल के पन्ने उतर रहे हों। उसके नीचे कुछ था, लोहे जैसी चमकती परत, तारों से लिपटी, आंखों से भी तेज रोशनी फेंकती। हम वहां से भाग पड़े। काजल का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। पीछे मशीनों और परछाइयों के बीच कुछ टूट रहा था, या शायद कोई नया आदेश बन रहा था। सुबह 4:49 पर हमें फिर से उस उपकरणों के जंगल में वापस जाना पड़ गया था। हमें बाहर से एक आवाज सुनाई दी। एक नाराज ग्राहक ने आइसक्रीम मशीन को दीवार से उखाड़ दिया, फिर कहा, मुझे बस यही चाहिए था, और चला गया। दुर्भाग्य से अब हम उन ग्राहकों की लंबी कतार में फंस गए थे जिन्हें हम पिछले 1 घंटे से इग्नोर कर रहे थे। हमने तय किया, अब माइक्रोवेव से आमना सामना करना ही होगा। उधर कीड़े मकोड़ों और परछाइयों के बीच जंग छिड़ चुकी थी। कोई भी पक्ष जीत नहीं रहा था, लेकिन हम में से कोई भी उस गोलीबारी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। हम फ्रायर वेटलैंड्स में फ्रेंच फ्राइज ढूंढने गए। तलाश सफल रही, लेकिन अब फ्रायर खुद हमसे कह रहे थे, कृपया चले जाइए। और हाँ, वे बहुत विनम्र थे। कहीं दूर ग्रिल फॉरेस्ट के बीचों बीच माइक्रोवेव की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 5:30 पर हम किसी तरह रसोई से जिंदा बाहर निकले। सर्विस फ्लोर पर युद्ध खत्म हो चुका था, और शायद जिंदगी भी। कोई भी नहीं बचा था। अजीब बात यह थी कि ड्राइव थ्रू लाइन अब बिल्कुल खाली थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस एक अंतहीन खाली पार्किंग जो किसी अनजान शून्य में फैलती जा रही थी। मुझे अब ये देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। काउंटर के पास रजिस्टर पर एक संदेश लिखा था, मुझे मेरा स्पेशल चाहिए। 6 बजने को 1 मिनट बचा था तभी काजल कांपते हुए फुसफुसाई, क्या तुम्हें लगता है कि वो अब भी यहीं है? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सुन सकता था। अब वो आवाज ग्रिल फॉरेस्ट से नहीं, मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। नितेश ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी अनदेखे, अनकहे डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसके होंठ कांपे और उसने फुसफुसाया, अरे यही है, यही स्पेशल है। अगले ही पल उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से झाग निकलने लगे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हम सब चीख पड़े, लेकिन वो अब नहीं था। ग्रिल्स, फ्रायर्स, माइक्रोवेव, अब सब चुप थे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमी गीली सरसराहट, जैसे कोई अपने घिसे नाखून जमीन पर रेंगाता हुआ हमारे करीब आ रहा हो। काजल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो स्पेशल क्या है सौरभ, बताओ। मैंने अपना गला साफ किया। कहीं बहुत अंदर से एक पुरानी
दबी हुई सच्चाई फूट पड़ी। सालों पहले हमने एक कस्टमर को स्पेशल देने से इनकार कर दिया था। वो जिंदा नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। उसका नाम था सोना। काजल की सांसें तेज हो गईं और तभी कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। उसने खुद से एक स्लिप छापी। हमने डरते हुए उसे पढ़ा। ऑर्डर नंबर 666, सोना का स्पेशल। सर्व करने का समय अब। और तभी किचन के अंधेरे से एक बिना चेहरे, तेल से भीगी, मांस से सनी हुई आकृति निकली, हाथ में एक ट्रे लिए। ट्रे में कुछ था जो हिल रहा था। मैंने कांपते कदमों से पास जाकर देखा। वो एक दिल था, ताजा, धड़कता हुआ। काजल, वो अब भी मेरे ठीक बगल में खड़ी थी। सौरभ, उसने धीमे से कहा, मेरा सीना बहुत जल रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसी पल उसकी छाती के नीचे से गरम काले तेल की बूंदें टपकने लगीं। टप टप टप। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, फिर अचानक रुक गईं। वो मेरी आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ी और मैं सब समझ गया। जो दिल वहां रखा था वो अब उसके भीतर नहीं था। स्पेशल पूरा हो चुका था। मैं अकेला रह गया और तभी हर उपकरण एक साथ बीप करने लगे और फिर सन्नाटा। फ्रायर से एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है सौरभ। फ्रायर की आवाज जैसे मेरे कान के अंदर गूंजने लगी। चारों ओर की मशीनें धधकने लगीं। दीवारें पिघलती जा रही थीं, जैसे रेस्टोरेंट अब एक जीवित नर्क बन चुका हो। मेरे सामने ट्रे रखी थी। उस पर एक ताजा, धड़कता दिल रखा था। मैं कांपता हुआ पीछे हटा। काजल वहीं पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो अब नहीं थी। मैंने जैसे ही ट्रे में दोबारा देखा, एक पर्ची अपने आप उस पर गिरी। स्पेशल, काजल का दिल। ऑर्डर पूरा हुआ। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे लगा अब मेरा भी नंबर है। लेकिन उसी पल एक जोरदार बिजली गिरी। किचन की छत फट गई। धुएं और आग के बीच मैं जान बचाकर दौड़ा। मैं नहीं रुका, पीछे देखा भी नहीं, बस भागा, भागता गया। सुबह लगभग 6:45 बजे मैं नंगे पैर, खून से सना, पास के जंगल तक पहुंच गया। वहां बैठकर मैंने लंबी सांस ली। पीछे मुड़कर देखा, रेस्टोरेंट गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। बस एक गड्ढा बचा था और उसमें आधा डूबा ड्राइव थ्रू मेनू बोर्ड। मुझे जस्सी की बात याद आई। उसने कहा था, रेस्टोरेंट उड़ा मत देना। मैं सोच में पड़ गया। काश मैंने नियमों की वो लिस्ट समय पर पढ़ ली होती। अब कई साल बाद मैं अभी भी जिंदा हूं। काश मैंने वो रूल्स की लिस्ट अपने पास रखी होती। काश मैंने उन्हें समय रहते पढ़ लिया होता, तो शायद नितेश, काजल, तन्मय, ये सब आज जिंदा होते। अब मैं हर नियम को पूरी श्रद्धा और डर के साथ मानता हूं। हर रूल को, हर चेतावनी को। लेकिन कभी किसी रेस्टोरेंट के पास नहीं जाता, किसी डाइनिंग आउटलेट, किसी फास्ट फूड चेन के करीब भी नहीं, कभी नहीं। कहीं कोई स्पेशल न मांग ले, कहीं किसी ट्रे पर मेरा दिल भी न रखा हो। कभी कभी रात में सपनों में काजल आती है,
ट्रे लिए मुस्कुराती हुई, सौरभ अब तुम्हारी बारी है।